नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के टॉप एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले जो आपकी एमपीपीएससी एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। और दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपका यूनिट 7 के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है या स्त्रावण होता है। तो याद रखना है दोस्तों, आपका जो पित्त रस का उत्पादन होता है ना, ये कहां होता है तो आपके यकृत में होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है, तो यकृत के द्वारा किया जाता है। अगला, एंजाइम एक होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो एंजाइम है ये क्या होते हैं। तो याद रखना है ये एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। अगला, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो ये आपका यकृत है। ये चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपका यकृत है। और अभी अपन ने डिस्कस किया कि पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है, तो यकृत के द्वारा किया जाता है। अगला, HCl का स्त्रावण कहां होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो HCl है ना, इसका स्त्रावण कहां होता है, तो आपके अमाशय से HCl का स्त्रावण होता है। पहली इंपोर्टेंट चीज कि आपका अमाशय है, यहां से HCl निकलता है। और दोस्तों ये जो अमाशय होता है ना, इसमें जो HCl होता है ये क्या करता है, तो आपका जो भोजन है ना, इस भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलता है। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछे कि भोजन को अम्लीय माध्यम में कहां पर परिवर्तित किया जाता है, तो अमाशय में किया जाता है। और करता है तो HCl करता है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे ना कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी को याद रखना है कि दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। एक तो आपका इंसिजर, एक आपका केनाइन, एक आपका प्रीमोलर और एक आपका मोलर। तो 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अगला, मानव कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में पूछा गया। तो मानव शरीर में जो अस्थियां है ये आप सभी जानते हो कि 206 हड्डियां है या 206 अस्थियां है। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी याद रखना है दोस्तों, ये आपका स्टेपीज हड्डी है। स्टेपीज हड्डी जो कि कहां पर पाई जाती है, तो मानव के कानों में पाई जाती है। कानों में। इस प्रकार के इजी क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में बनते हैं। याद रखना है, एमपीपीएससी में हमेशा बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपका, याद रखना है दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट सबसे ज्यादा मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का मतलब क्या है। तो याद रखना है दोस्तों, शल्य क्रिया से मतलब आप सभी जानते हो कि बात ऑपरेशन की हो रही है। और ऑर्थो का मतलब क्या होता है दोस्तों, हड्डी होता है। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, हड्डी होता है। तो पहले ऑप्शन में आपको कहीं से कहां तक हड्डी देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा ऑप्शन देखोगे तो यहां पर भी हड्डी की बात न हो रही है। चौथे में भी हड्डी की बात नहीं हो रही है। जबकि ऑप्शन नंबर सी अगर देखोगे तो कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का मतलब क्या है दोस्तों, तो कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये आपको याद रखना है। ऑर्थो मतलब हड्डी है और हड्डी सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रही है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको यह बताया कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपीज है, जो कि कहां पर होती है, कानों में होती है। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि सबसे लंबी हड्डी कहां पर होती है, तो ये लंबी हड्डी का नाम क्या है दोस्तों, फीमर है। फीमर जो कि कहां पर होती है, तो मानव की जो जांग होती है, इस जांग में फीमर हड्डी पाई जाती है, जो कि सबसे लंबी हड्डी है। ये चीज आपको याद रखना है। अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है। तो याद रखना है दोस्तों, अगर आपकी जो अस्थि है ना, इस अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ रहे तो इसको बोला जाता है टेंडन। क्या बोला जाता है, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ रहे तो टेंडन बोला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी जो अस्थि है, इस अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ा जाता है तो इस क्रिया को बोला जाता है लिगामेंट। दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ेगा तो टेंडन है, अस्थि को अस्थि से जोड़ा जाएगा तो लिगामेंट कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मैंने अभी बताया कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओस्टियोलॉजी कहलाता है। ओस्टियोलॉजी कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, मा फॉर मांसपेशी और मा फॉर मायोलॉजी। तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है मांसपेशियों का अध्ययन। रक्त के मुख्य कार्य क्या है? तो आप सभी जानते हो दोस्तों, ये आपके शरीर में जो O2 है इसका परिवहन करता है, शरीर की सुरक्षा करता है और शरीर में पदार्थों का विनिमय करता है। तो उपरोक्त सभी जो कार्य है ये आपके ब्लड का है। ब्लड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका रक्त है इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7.4 होता है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाल रक्त कोशिकाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये जो लाल रक्त कोशिका है इन्हीं को आरबीसी बोलते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं? तो इन्हीं को इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, आरबीसी को लाल रक्त कणिका बोला जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? तो बताइए दोस्तों, आरबीसी का जो जीवन काल है ना ये 20 से लेकर 120 दिन होता है, 20 से लेकर 120 दिन होता है। दोस्तों ये जो आरबीसी होती है ना, इस आरबीसी की बात करें तो इसका निर्माण कहां पर होता है? तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी का निर्माण। लेकिन अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लिया को कहा जाता है, प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता की बात करें तो इससे आपका ल्यूकेमिया रोग होता है। तो डब्ल्यूबीसी मतलब आपके शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो आपको ल्यूकेमिया रोग होता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछे ना कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है तो ये 12 मई को मनाया जाता है, 12 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि से अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या अत्यधिक कम हो गई तो आपको कौन सा रोग होने की संभावना है ये आपको बताना है। तो अगर आपके शरीर में दोस्तों प्लेटलेट्स में लगातार कमी हो रही है तो आपको कौन सा रोग है? आपको डेंगू रोग है। अगर आपसे पूछे कि डेंगू रोग में क्या होता है तो प्लेटलेट्स लगातार घट जाती है, ये चीज आपको याद रखना है। किस रोग को रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है? तो रॉयल डिजीज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना है ये जो बीमारी है ये आपकी हीमोफीलिया बीमारी है। हीमोफीलिया जो बीमारी है इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। वर्ग ए बी रक्त वाला किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका वर्ग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो ए बी रक्त वाला व्यक्ति होता है ना ये किससे रक्त ले सकता है? तो याद रखना है दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सभी से रक्त ले सकता है। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको सर्वग्राही बोला जाता है। मतलब ये सभी से रक्त ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है। तो कोई भी वर्ग से ए बी रक्त ग्रहण कर सकता है। लेकिन दोस्तों बात करें ओ की, तो ये ओ क्या है? तो ये सर्वदाता है। ओ क्या है? सर्वदाता है। ये सभी को रक्त बांट सकता है, सभी को रक्त दे सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप का नियंत्रण कहां पर होता है? तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क में जो ताप का नियंत्रण होता है ना ये कहां पर होता है? तो ये हाइपोथैलेमस में होता है। 2-3 चीजें आपको बताऊंगा। एक तो आप याद रखना है दोस्तों, आपका जो मस्तिष्क है ना इसका सबसे आगे वाला भाग जो है इसे बोलते हैं सेरिब्रम। इसी को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोला जाता है। सेरिब्रम को ही अग्र मस्तिष्क बोला जाता है। और आपके शरीर में जो बुद्धि का केंद्र है ये कहां पर है? तो सेरिब्रम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जितना भी सोचते समझते हो, जो काम करते हो ना, ये बुद्धि का जो काम है ये सेरिब्रम के द्वारा होता है। आपके मस्तिष्क में एक और भाग है हाइपोथैलेमस, जो कि किसका काम करता है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। और आपके शरीर का एक और भाग आता है जिसको बोलते हैं घ्राण पिंड, मस्तिष्क का एक और भाग आता है जिसको बोलते हैं घ्राण पिंड। और ये घ्राण पिंड क्या करते हैं? तो सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करते हैं, सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करते हैं। तो मस्तिष्क के 3 भाग इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो दोस्तों जो मस्तिष्क है ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो सोचने के लिए बिल्कुल सही है, हृदय की गति बिल्कुल सही है, और शरीर के संतुलन में। तो उपयुक्त तीनों ऑप्शन आपके राइट है। जो मस्तिष्क है तीनों काम करता है। मस्तिष्क संबंधी किस रोग के अंतर्गत संपूर्ण शरीर में कंपन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना दोस्तों कि आपका जो मस्तिष्क है ना इस मस्तिष्क में एक रोग होता है जिसका नाम है पार्किंसन रोग। और ये पार्किंसन रोग का संबंध मस्तिष्क से है। और इसमें होता क्या है? तो पूरा शरीर कंपन होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? आप सभी देख सकते हो एमपीपीएससी 2020 में इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक चीज याद रखना है, आपका जो एमपीपीएससी है ना दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देता है, ना कि हाई लेवल के क्वेश्चन पर। तो जो कपाल तंत्रिका है दोस्तों, ये कितने जोड़ी पाई जाती है? तो 12 जोड़ी पाई जाती है। ये जोड़ी में 12 है, ऐसे पूछे तो 24 है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो आपका इंसुलिन है ना, इसका उत्पादन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किया जाता है। मतलब याद रखना है दोस्तों, आपका जो अग्नाशय होता है ना, इस अग्नाशय की बात करें तो इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है और अग्नाशय के अंतर्गत भी एक बीटा कोशिका होती है। इससे आपके इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों ये जो इंसुलिन है ना, ये आपके शरीर में शक्कर की मात्रा को नियंत्रण करता है। मान लो अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई तो जो आपकी शक्कर की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाएगी और ऐसी स्थिति में आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। अगला, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, एक हार्मोन्स है जिसका नाम है एड्रीनेलिन हार्मोन्स। ये एड्रीनेलिन हार्मोन्स करता क्या है दोस्तों? मान लो आप किसी चीज से अचानक आपने देख लिया, आप डर गए, या आप रोड पर चल रहे, आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और हार्ट बीट बढ़ जाती है तो आपका कौन सा हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है। कोई भी ऐसी भयानक स्थिति होती है ना, तो उसमें एड्रीनेलिन हार्मोन्स आपका एक्टिव हो जाता है, इसीलिए इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा गया। किस हार्मोन के स्रावित होने पर हृदय गति बढ़ती है, वहां उत्तेजना का अनुभव होता है? तो अभी अपन ने डिस्कस किया, ये एड्रीनेलिन हार्मोन से, इसी के कारण हृदय की गति बढ़ जाती है, शरीर में उत्तेजना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक चीज याद रखना है, आपका जितना भी ब्लड है ना, आपका ब्लड ये वृक्क या आपका जो किडनी होता है, इस किडनी में क्षमता है। कहां क्षमता है? तो आपका वृक्क या आपकी किडनी में आपका जो ब्लड है ये क्या होता है? तो क्षमता है। लेकिन मान लो ऐसी स्थिति आ गई कि जो आपकी किडनी है, ये किडनी क्या हो गई? खराब हो गई, किडनी भैया खराब हो गई। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोई भी जो व्यक्ति है उसे अस्पताल में ले जाया जाएगा और अस्पताल में उसका क्या करवाया जाएगा? डायलिसिस करवाया जाएगा। डायलिसिस करवाया जाएगा। इस डायलिसिस में होता क्या है कि व्यक्ति को पलंग पर सुलाया जाता है, उसके हाथ में नली लगाई जाती है, तो एक नली से आपका जो ब्लड है ये डायलिसिस की मशीन में जाएगा और फिर दूसरी नली से छनकर आपके शरीर में वापस आएगा। तो इस डायलिसिस की क्रिया के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है अगर किडनी खराब हो जाती है तो। मानव के गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो दोस्तों गुर्दे में जो पथरी बनती है ना, अगर आपके शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट बढ़ गया तो इस कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से ये पथरी आपकी बन जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इटाई इटाई रोग किस तत्व के कारण होता है? तो याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे ना इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, तो ये कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम के कारण होता है। एक और रोग आता है दोस्तों, मिनी माता रोग। अगर आपसे पूछे कि भाई मिनी माता जो रोग है ये किस तत्व की अधिकता के कारण होता है, तो ये पारा के कारण होता है। तो दो रोग आपको याद रखना है, इटाई रोग कैडमियम के कारण और मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन होता है? तो दोस्तों जो इम्यूनोलॉजी है ना, इसका जनक किसे बताया गया? तो एडवर्ड जेनर को बताया गया। एडवर्ड जेनर आपके इम्यूनोलॉजी के जनक है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, ये किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। देखो होता क्या है दोस्तों, आपका जो भोजन है, आपने खाना खाया और खाना माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो इसको O2 मिल गई। जब O2 इसको मिल जाएगा तो भोजन का पाचन हो जाएगा और भोजन का जब पाचन हो जाएगा तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलेगी और एटीपी के रूप में इसमें ऊर्जा निकलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो याद रखना है दोस्तों, जो डीएनए है ना, इसका डबल हेलिक्स मॉडल या 2 चेन वाला जो मॉडल है ये वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हो, गोल्जिकाय होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अंतःप्रदर्भी जालिका होती है। जबकि जो लवक होते हैं ना दोस्तों, ये जंतु की कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं। लवक जैसे हरित लवक हो गया जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, तो ये लवक आपके जंतुओं में उपस्थित नहीं होते, सिर्फ पेड़ पौधों में उपस्थित होते हैं।
नोकनी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये जो नोकनी सिंड्रोम है ना, ये किसके कारण होता है? तो याद रखना है, नोकनी सिंड्रोम आपका किसके कारण होता है? तो ये फ्लोराइड के कारण होता है। फ्लोराइड के कारण आपका नोकनी सिंड्रोम होता है। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी 2019 में पूछा गया, नोकनी सिंड्रोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है ये राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन हार्मोन्स को निकालने में कौन सहायक है? तो याद रखना है दोस्तों, ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स है ना, इसको कौन निकालता है? तो लेडिंग कोशिकाएं निकालती है, लेडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन्स को निकालती है। और ये याद रखना है, पुरुषों में सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है? एंड्रोजन हार्मोन्स होता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, ये जो एलिसा टेस्ट है ना, ये किसके लिए किया जाता है? तो एड्स की पहचान करने के लिए जो परीक्षण या टेस्ट किया जाता है उसको एलिसा टेस्ट कहते हैं। और याद रखना है दोस्तों, एड्स किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होने वाला रोग है, वायरस के कारण होने वाला रोग है। और कौन सा वायरस है? तो HIV वायरस के कारण एड्स नामक रोग होता है। मेडिकल की भाषा में गोल्डन आवर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मेडिकल की भाषा में अगर आप देखें गोल्डन आवर किसे कहते हैं, तो दिल का दौरा पड़ने के बाद में जो पहला घंटा होता है ना, दिल का दौरा पड़ने के बाद पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गोल्डन आवर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को दिल का दौरा पड़ गया उसके बाद में जो 1 घंटा होता है उसी को गोल्डन आवर कहते हैं। 1952 में स्थापित इंडियन वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहां पर है? सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि इंडियन वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना 1952 में होती है। और ये कहां पर है दोस्तों? पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक उल्टी का नियमन केंद्र है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो उल्टी आती है दोस्तों, इसका नियमन कहां पर होता है? तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 चीजें आपको याद रखना है। शरीर का ताप आपका कौन नियंत्रण कर रहा है? हाइपोथैलेमस। उल्टी के लिए जिम्मेदार मेडुला ऑब्लांगेटा है। और सेरिब्रम क्या करता है? तो सोचने समझने बुद्धि का केंद्र है। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग होते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, जो गुर्दे होते हैं ना, ये एक्सक्रीशन आपके प्रणाली के अंग होते हैं, एक्सक्रीशन। अगला, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो मैंने अभी आपको बताया, वृक्क या किडनी से संबंधित आपका डायलिसिस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, इसका कारण क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, आपका जो नाखून है ना, इसमें मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, जिससे रक्त संचरण नहीं होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो नाखून है ना, ये मृत कोशिकाओं के द्रव से बने होते हैं और इनमें ब्लड नहीं होता है। अगर इनमें ब्लड होता है तो इनको काटने से आपको दर्द होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में जो श्वसन होता है दोस्तों, ये कहां से होता है? तो आप सभी जानते हो, जितने भी स्तनधारी है उनमें फेफड़े होते हैं, इन सब फेफड़ों से इनमें श्वसन होता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, एक मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है ना, ये कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। ये mmHg आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। एग्जाम में कई तरह के ऑप्शन होते हैं, तो 120 बटे कितना है? 80 है। mmHg ये चीज आपको याद रखना है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो दोस्तों याद रखना है, जो अलसी है ना, इसमें क्या पाया जाता है? तो ओमेगा 3 और वसी अम्ल प्रचुर मात्रा में आपके अलसी में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 और वसी अम्ल पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो आप सभी जानते हो, जो पेनिसिलिन है ना दोस्तों, ये पेनिसिलिन आपकी एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कच्चे फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एसिटिलीन गैस का उपयोग कच्चे फल को पकाने के लिए किया जाता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो दोस्तों, अगर पौधों में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना हो तो पौधों का जो पराग कोश वाला भाग है, इस पराग कोश वाला भाग बहुत इंपोर्टेंट होता है। पराग कोश वाले भाग में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया जाता है। इंसुलिन क्या होता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो इंसुलिन है ना, ये एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
2,4-D क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2,4-D क्या है, तो याद रखना है दोस्तों, ये एक खरपतवार नाशी है। खरपतवार नाशी है मतलब खरपतवार का नाश करता है कौन, 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो अफीम है इस अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो याद रखना है पेपावर सोमनीफेरा। पेपावर सोमनीफेरम इसका क्या है, तो वैज्ञानिक नाम है या साइंटिफिक नाम है। अफीम का साइंटिफिक नाम पेपावर सोमनीफेरा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में निष्कासित करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जैसे आप प्याज के छिलके उतारोगे तो आपको आंसू आते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसमें सल्फेनिक अम्ल होता है। सल्फेनिक अम्ल होता है जिसके कारण क्या होते हैं, आपको आंसू आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सल्फेनिक अम्ल आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फसल है, तो याद रखना है दोस्तों कौन सी औषधि है जो एक प्रकार की फसल है, तो याद रखना है ये क्या है, कपास है। कपास है, ये एक प्रकार की फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला आलू क्या है, तो याद रखना है दोस्तों जो आलू आप सब्जी बनाते हो, जो आलू आप खाते हो, ये एक प्रकार का कंद है। कंद है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आलू एक प्रकार का कंद है। लौंग क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो लौंग आप खाते हो ये एक सूखी पुष्प की कली होती है। सूखी पुष्प कली होती है लौंग। ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो लौंग क्या है, सूखी पुष्प कली है। आलू क्या है, तो आलू कंद है। तो दोस्तों ये आपके यूनिट 7 में जो साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन ने डिस्कस किए। आशा करता हूं आपको पसंद आएंगे। इसी तरीके से लगातार नए नए क्वेश्चन अपन लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।